Good morning, dear students. We are discussing the topic methods for valuation of goodwill. कल बच्चों मैंने आपको बताया था गुडविल का वैल्यूएशन करने के 3 मेथड्स हैं. नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड, नंबर 2 सुपर प्रॉफिट मेथड एंड नंबर 3 कैपिटलाइजेशन मेथड. तो बच्चों कल हमने स्टार्ट किया था एवरेज प्रॉफिट मेथड. फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था, कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दी थी. तो आज का दिन भी हम उसी मेथड पर लगाते हैं, उसी को कंटिन्यू करते हैं. बच्चों कल एवरेज प्रॉफिट मेथड जो हमने किया था उसमें फॉर्मूला क्या था? वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. कल जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने किया था उसमें हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट लिया था. आज मैंने बोर्ड पर क्या लिखा है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. बच्चों अगर याद हो आपको +1 में, इकोनॉमिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में अर्थमेटिक मीन आपने पढ़ा है, आई थिंक यस, +1 में. तो अर्थमेटिक मीन आपने 2 तरह का पढ़ा है, एक सिंपल अर्थमेटिक मीन और एक है वेटेड अर्थमेटिक मीन. ऐसे जब हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं तो देयर आर 2 मेथड्स, सिंपल एवरेज प्रॉफिट और एक होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट. बच्चों न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कर रहा हूं डिस्कस, उसकी हेल्प से आपको बताऊंगा कि ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है. क्वेश्चन में लिखा है द प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म फॉर द लास्ट 5 years वर एज फॉलोज. ये 5 years आपको दे रखी है, पास्ट 5 years ये प्रॉफिट्स है. बच्चों इन प्रॉफिट्स को अगर आप ध्यान से देखो तो प्रॉफिट्स की ट्रेंड को देखिए. पहले 43 था, नेक्स्ट ईयर में बढ़ के 50, नेक्स्ट ईयर बढ़ के 52, नेक्स्ट ईयर बढ़ के 65 और नेक्स्ट ईयर बढ़ के कितना हो गया 85. तो इंक्रीज होने की ट्रेंड है. जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है उसकी ड्रॉबैक क्या है? इन सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड ट्रेंड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इज नॉट कंसिडर्ड. फिर रिपीट कर रहा हूं, इन सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड द ट्रेंड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इज नॉट कंसिडर्ड. उसमें तो हम सिंपल एवरेज निकाल देते हैं. बट बच्चों इफ प्रॉफिट्स आर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग लाइक इन दिस क्वेश्चन, लगातार बढ़ रहे हैं, हर साल बढ़ते जा रहे हैं. ये लेटेस्ट ईयर है, द मोस्ट रिसेंट ईयर प्रॉफिट कितना है 85,000. तो अगले साल फ्यूचर में उम्मीद है कि प्रॉफिट और ज्यादा होएगा, उससे अगले साल और ज्यादा होएगा, क्योंकि ट्रेंड जो वो बढ़ने का है. तो बच्चों इफ प्रॉफिट्स आर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग और प्रॉफिट्स आर कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग, इन दैट केस सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालने की बजाय हम किसे प्रेफर करेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट. वहां पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट ठीक रहेगा. अब फर्क क्या है? सिंपल एवरेज प्रॉफिट में तो बच्चों क्या था, हम हर साल के प्रॉफिट को इक्वल वेटेज देते हैं. हर एक ईयर के प्रॉफिट को हम हर एक ईयर को इक्वल मान के चलते हैं. लेकिन वेटेड एवरेज प्रॉफिट में नहीं, ऐसा नहीं है. वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम क्या करेंगे? इन दिस मेथड वेट इज गिवन टू द प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर. वेट्स आर गिवन टू द प्रॉफिट्स ऑफ डिफरेंट ईयर्स. हर ईयर के प्रॉफिट को हम वेट्स प्रोवाइड करेंगे. और वेट्स प्रोवाइड करने का क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको बता देता हूं. वैसे क्वेश्चन में तो क्लियर लिखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स. द वेट्स टू बी यूज्ड आर, क्लियर लिखा है, 2010-11 1, नेक्स्ट ईयर को आपने वेट देना है 2, नेक्स्ट ईयर 3, नेक्स्ट ईयर 4 एंड नेक्स्ट ईयर 5. बच्चों यहां तो क्वेश्चन में क्लियर वेट्स गिवन है. वैसे वेट्स प्रोवाइड करने का क्राइटेरिया क्या होता है? द हाईएस्ट वेट इज गिवन टू द प्रॉफिट ऑफ द मोस्ट रिसेंट ईयर. आई एम रिपीटिंग अगेन, द हाईएस्ट वेट इज गिवन टू द प्रॉफिट ऑफ द मोस्ट रिसेंट ईयर. अब इस क्वेश्चन में देखिए सबसे रिसेंट ईयर कौन सा है? 2014-15. इसका प्रॉफिट कितना है 85,000. तो बच्चों सबसे ज्यादा जो वेटेज है आपने वो इस ईयर को देनी है, मोस्ट रिसेंट ईयर. जो ईयर जितना पीछे होएगा उसकी वेटेज भी उतनी ही कम होएगी.
तो 1, 2, 3, 4 और ये जो सबसे रिसेंट ईयर है इसको हम देंगे वेटेज 5। इसके पीछे लॉजिक भी है, अगर आप ध्यान से सोचोगे तो लॉजिक आपको क्लियर होगा कि इसको हम हाईएस्ट वेट क्यों दे रहे हैं। बच्चों उसका कारण ये है, कल मैंने आपको बताया था कि व्हाई डू वी कंसीडर एवरेज प्रॉफिट। हम एवरेज प्रॉफिट क्यों कंसीडर करते हैं, कल बताया था मैंने। एक्चुअली वी वांट टू नो फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। हमने ये देखना है कि हाउ मच प्रॉफिट इज एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर, फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होएगा। अब आप ये बताइए कि ये जो 5 इयर्स आपके सामने है, इनमें से कौन सा ईयर फ्यूचर को सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है। फ्यूचर को सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, 2014-15। इसको हम हाईएस्ट वेट देंगे 5, बिकॉज इट इज द मोस्ट लाइकली प्रॉफिट इन द फ्यूचर। इट इज द मोस्ट लाइकली प्रॉफिट इन द फ्यूचर। तो ये बच्चों वेट्स प्रोवाइड करने का क्राइटेरिया है। एक बात और ध्यान रखना, वेट प्रॉफिट्स चाहे कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हो या प्रॉफिट्स चाहे कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रहे हो, दोनों ही केस में हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट को प्रेफर करते हैं और दोनों ही केस में वेट्स प्रोवाइड करने का क्राइटेरिया सेम है। मींस हाईएस्ट वेट इज टू बी गिवन टू द प्रॉफिट ऑफ द मोस्ट रिसेंट ईयर। इसको आपने सबसे ज्यादा वेटेज देनी है, चाहे प्रॉफिट्स कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हो चाहे प्रॉफिट्स कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रहे हो। ठीक है बच्चों, अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्वाइट इजी, प्लस वन में आप पढ़ चुके हो। प्रॉफिट्स क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं, वेट्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं, आपने कुछ नहीं करना, सिंपली दोनों का प्रोडक्ट करना है, दोनों का प्रोडक्ट। देखिए अब 43 मल्टीप्लाई बाय 1 43, 50,000 इंटू 2 1 लाख, 52,000 इंटू 3 156 एंड सो ऑन। मल्टीप्लाई आप कर सकते हो और इन प्रोडक्ट्स का टोटल कितना आ गया 9,84,000। बच्चों वेट्स का भी टोटल करना है, 15 हो गया। अब प्लस वन में हम वेटेड अर्थमेटिक मीन निकालते थे, फॉर्मूला क्या होता था बच्चों, सिग्मा WX अपॉन सिग्मा W। सेम फॉर्मूला यहां पे फॉलो करेंगे। ये टोटल कितना हो गया 984 और वेट्स का टोटल कितना हो गया 15। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये कैलकुलेट करके आएगा बच्चों 65,600। दिस इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट। आई थिंक बच्चों क्लियर हो गया होगा। अब आपने क्या निकालनी है, वैल्यू ऑफ गुडविल। फॉर्मूला वही है जो कल था, बस एवरेज प्रॉफिट की बजाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। अब इस क्वेश्चन में क्लियर लिखा है कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है 2, तो मल्टीप्लाई करके कितना हो गया 131,200। ये आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो ये है बच्चों वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखिए क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ये मैंने आपको बता दिया कि ये फॉर्मूला, ये मेथड हम कभी प्रेफर करते हैं, व्हेन प्रॉफिट्स आर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग और प्रॉफिट्स आर कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग। ठीक है बच्चों, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड को फिर आपने प्रेफर नहीं करना। बच्चों एक बात और क्लियर कर देता हूं कि ये जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है, इसको आप तभी यूज करना इफ इट इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। अगर स्पेसिफिकली कहा गया है कि वेटेड एवरेज यूज करिए तो आपने वेटेड एवरेज यूज करना है, अदरवाइज आप सिंपल एवरेज से भी अपना क्वेश्चन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बच्चों एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और करवा रहा हूं और ये क्वेश्चन करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। बच्चों स्टेटमेंट बोर्ड पर है, ध्यान से देखिए, मैं रीड भी कर रहा हूं। लिखा है इट वाज एग्रीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म एट 3 years परचेज
ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दिया हुआ है 3, और आगे लिखा है ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। अभी मैं आपको कह रहा था कि अगर वेटेड लिखा है तो फिर आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट ही निकालना पड़ेगा इफ इट इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 years, the appropriate weights to be used to each year ended on 31st March are, वेट्स आपको दिए हुए हैं, आपको उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 4, ठीक है। प्रॉफिट्स दिए हुए हैं वो मैं बोर्ड पर लिख देता हूं और ईयर भी लिख देता हूं, 2011-12, 2012-13, 2013-14 एंड 2014-15, राइट बच्चों। प्रॉफिट्स फर्स्ट ईयर का दिया हुआ है 20,200, सेकेंड ईयर का दिया हुआ है 24,800, नेक्स्ट 20,000 और नेक्स्ट है 30,000, ठीक है। अब आगे लिखा है बच्चों क्वेश्चन में, ऑन अ स्क्रूटनी ऑफ द अकाउंट्स द फॉलोइंग मैटर्स आर रिवील्ड। टोटल 3 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। सबसे लास्ट में क्या लिखा है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल, ठीक है। अब पॉइंट्स को हम देखते हैं वन बाय वन, आप भी रीड करिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बच्चों सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। लिखा है ऑन 1 December 2013, 1 December 2013 मीन्स कौन सी ईयर की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं इसकी 13-14 की, ठीक चल रहे हैं बच्चों। अब मेजर रिपेयर वाज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्लांट, मेजर रिपेयर लिखा है, इनकरिंग ₹6,000। तो बच्चों अगर प्लांट की आप मेजर रिपेयर करवा रहे हो तो लिखा है 6,000। चलिए आगे करता हूं बात। विच अमाउंट वाज चार्ज टू रिवेन्यू, रिपेयर को इन्होंने क्या चार्ज कर लिया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। द पेड सम इज एग्रीड टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब देखिए बच्चों यहां पर एक एरर है और आपने उस एरर को क्या करना है, रेक्टिफाई। ये कह रहे हैं कि 1 December 2013 को इन्होंने प्लांट की रिपेयर करवाई थी और उस पे रिपेयर पे कितना खर्च हो गया, 6,000, ठीक है बच्चों। इन्होंने इसको क्या ट्रीट कर लिया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि गुडविल का वैल्यूएशन करते वक्त आपने इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करना है। प्लस में बच्चों आपने पढ़ा था एक टॉपिक टाइप्स ऑफ एरर्स, था ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, मेजर रिपेयर करवाई है। हो सकता है कि इस मेजर रिपेयर की वजह से हमारे प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई हो, तो है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, और हमारे अकाउंटेंट ने गलती से इसको क्या ट्रीट कर लिया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ रहे हो बच्चों, डेबिट करना चाहिए था प्लांट अकाउंट को, प्लांट अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 6,000 से, लेकिन अकाउंटेंट ने क्या करा, प्लांट अकाउंट को डेबिट नहीं किया, उसने कर दिया रिपेयर अकाउंट डेबिट 6,000। कैपिटल एक्सपेंडिचर को गलती से क्या ट्रीट कर लिया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बच्चों आपने अब इस एरर को रेक्टिफाई करना है। हम जब एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं तो एवरेज प्रॉफिट निकालते वक्त आपने ये भी प्रिकॉशन ध्यान रखनी है कि अगर किसी ईयर में अकाउंटेंट से कोई एरर हो गई है तो आपने उस एरर को क्या करना है, रेक्टिफाई, बिकॉज एक्चुअली वी वांट टू नो फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, तो इसको रेक्टिफाई हम करेंगे। अब देखो बच्चों ध्यान से, इन्होंने इसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया, राइट। और अगर इन्होंने रिपेयर अकाउंट को डेबिट किया है तो बाद में इन्होंने रिपेयर अकाउंट को क्लोज भी किया होगा, और ये रिपेयर कहां गया होगा, ये क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, ठीक है बच्चों। प्लस वन में आपने फाइनल अकाउंट्स पढ़े हैं, जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, नॉमिनल अकाउंट है, इट इज क्लोज्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, और ये हमने कहां ट्रांसफर किया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसकी डेबिट में आपने कितना दिखा दिया, रिपेयर 6,000। अब ये तो गलत हो गया, ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर था,
6000 आपने दिखाने कहाँ थे? बैलेंस शीट की एसेट साइड, प्लांट में ऐड करना था, और गलती से आपने कहाँ दिखा दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। अब बच्चों सोचिए ध्यान से, ये जो एक्सपेंडिचर आपने पी एंड एल अकाउंट में गलती से दिखा दिया, इस एरर की वजह से अपना जो नेट प्रॉफिट आया हुआ, नेट प्रॉफिट इधर ही आता है, ये जो अपना नेट प्रॉफिट आया हुआ, इस एरर की वजह से इस नेट प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट पड़ा हुआ? सोचिए, ध्यान लगाइए। कैपिटल एक्सपेंडिचर था, गलती से हमने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया, दिखाना था बैलेंस शीट की एसेट साइड, और गलती से कहां दिखा दिया? पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड। ये जो एक्सपेंस हमने यहाँ पे फालतू दिखा दिया, अननेसेसरीली दिखा दिया, इस एक्सपेंस की वजह से हमारा नेट प्रॉफिट तो कम हो गया होगा बाय मिस्टेक। तो आपने इस एरर को क्या करना है? रेक्टिफाई। हम क्या करेंगे? 2013-14 का जो प्रॉफिट है उसमें ये 6000 वापिस ऐड करेंगे। यहां पे क्या लिखेंगे? ऐड लिखते ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेक्टिफिकेशन फॉर द एरर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कि जी हम गलत कर गए थे और अब हम उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं। तो इस साल के नेट प्रॉफिट में 6000 आपने वापस क्या करनी है? ऐड। देखो बच्चों, ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा, इसको प्लस करें तो 26 हो गया, ये हो गया 30। ठीक है बच्चों, अब इसमें एक बात और लिखी है जो ध्यान से आपने देखनी है। लिखा है सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। के प्लांट के ऊपर हम जो डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो 10% पर एनम की रेट से लगाते हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड मींस रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जो आप प्लस वन में पढ़ चुके हो। अब देखिए इसका दूसरा इफेक्ट, ये जो 6000 हमने खर्च किए थे, ये डेबिट कहां पर होने चाहिए थे? प्लांट अकाउंट। जाने कहां चाहिए थे? बैलेंस शीट की एसेट साइड, प्लांट में मर्ज होने चाहिए थे। तो बच्चों लास्ट ईयर हमने जब डेप्रिसिएशन लगाया होगा, तो डेप्रिसिएशन भी हमने लास्ट ईयर गलत लगा दिया होगा। सोच के देखिए, क्योंकि लास्ट ईयर बैलेंस शीट में हमने 6000 प्लांट में मर्ज ही नहीं किए, यानी कि लास्ट ईयर ये अमाउंट बैलेंस शीट में दिखानी थी, एसेट साइड दिखानी थी, प्लांट में मर्ज करके दिखानी थी, और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं लगाया। इन्होंने तो सारा का सारा ये P&L में दिखा दिया। तो बच्चों आपने क्या करना है? मैं इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहा हूं। ये एक्सपेंडिचर कब हुआ था? 1 दिसंबर। तो देखिए कितने महीने का? दिसंबर, जनवरी, फेब और मार्च, 4 मंथ्स। रेट क्या है? 10% पर एनम। तो 6000 10% पूरे साल का हो गया 600, और 4 मंथ्स का हो गया 200। यस, कितना हो गया? 200। तो बच्चों ये वो डेप्रिसिएशन है जो लास्ट ईयर हमें कंसीडर करना चाहिए था, हमने नहीं किया कंसीडर। तो इसको मैं अब कंसीडर कर रहा हूं। अगर इस एक्सपेंस को मैं कंसीडर कर लेता हूं, ये यहां पे आना चाहिए था, और इन्होंने पिछले साल इसको यहां पे नहीं दिखाया। तो इस एक्सपेंस को मैं कंसीडर कर रहा हूं। अगर इस एक्सपेंस को मैं कंसीडर करूं तो इस ईयर के नेट प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इस साल का नेट प्रॉफिट मैं कम कर रहा हूं, कितना? 200 लेस डेप्रिसिएशन। ये कितना रह गया? 25,800। देखो बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं? ये एक्सपेंस हमने अननेसेसरीली चार्ज किया हुआ था, इसको मैंने नेट प्रॉफिट में वापस ऐड कर दिया, राइट? और जो एक्सपेंस चार्ज होना चाहिए था वो मैंने चार्ज कर दिया। एक्चुअल में P&L में लास्ट ईयर दिखाना क्या चाहिए था? डेप्रिसिएशन, वो मैंने यहां चार्ज कर दिया। तो जो अननेसेसरी एक्सपेंस था उसको मैंने वापस ऐड कर दिया, और इस डेप्रिसिएशन को हम क्या करेंगे? यहां पे लेस। ये आ गया एग्जैक्ट 25,800। बच्चों एक बात आपने और ध्यान रखनी है, 6000 पे 200 लग गया डेप्रिसिएशन, बैलेंस कितना रह गया? 5800। अब नेक्स्ट ईयर इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, और इसका 10% कितना हो गया? 580।
इसका मतलब ये निकलता है कि जो नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर कौन सा है, 2014-15, अगले साल का प्रॉफिट भी जो है वो इनकरेक्ट है, उसको हमें ठीक करना पड़ेगा। अगले साल इन्होंने इस डेप्रिसिएशन को कंसीडर नहीं किया हुआ, तो मैं इसको कंसीडर करने जा रहा हूं। मींस नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में से भी मैं इस डेप्रिसिएशन को क्या करूंगा, माइनस। समझ रहे हो बच्चों, डेप्रिसिएशन तो हर साल चार्ज होता है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था, प्लांट में ये ऐड होना चाहिए था, और इसके ऊपर हर साल डेप्रिसिएशन भी लगना चाहिए था, जो मैं ठीक कर रहा हूं। तो फर्स्ट ईयर में कितना लग गया, 200, और नेक्स्ट ईयर में कितना लग गया, 580। 200 यहां पे डिडक्ट होंगे और नेक्स्ट ईयर कितना डिडक्ट होएगा, 580। तो ये डिडक्ट करके कितना रह गया, 29,420। यस, ये लीजिए बच्चों, फर्स्ट पॉइंट इज ओवर। टोटल कितने पॉइंट्स दिए हुए हैं, 3। देखिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चेक करिए बच्चों। अब आगे देखिए, फर्स्ट पॉइंट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल थी, हमने उस एरर को क्या किया है, रेक्टिफाई। सेकंड पॉइंट में देखिए क्या लिखा है, लिखा है क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2013। मींस इसकी बात वो कर रही है, क्या गड़बड़ हो गई, लिखा है क्लोजिंग स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाय ₹2400। ये भी एरर है, अगेन यू आर टू रेक्टिफाई, रेक्टिफाई करेंगे। अब देखिए ये 2012-13 है, इसका जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना होगा, प्लस में सीखा है आपने बच्चों। दिमाग लगाइए कि क्लोजिंग स्टॉक हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहां दिखाते हैं, आपको याद होगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड हम दिखाते थे प्लस 1 में, बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब ये कह रहे हैं कि हमसे क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन हो गया, गलत हो गया। मान लीजिए था तो 10,000 का, और हमने यहां पे वैल्यू ज्यादा दिखा दी। कितनी वैल्यू ज्यादा दिखाई है, 2400। बच्चों आपने सोचना है, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और यहां पे आता है नेट प्रॉफिट। अब सोचिए कि यहां पे हमने 2400 जो ज्यादा दिखाए हुए हैं, एक्सेस दिखाए हुए हैं, अगर आप क्रेडिट साइड 2400 ज्यादा दिखाते हो तो इससे इस नेट प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट पड़ा होगा, इस एरर से। क्लियर है, इस एरर की वजह से हमारा नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो गया होगा बाय मिस्टेक। तो आपने क्या करना है, इसको अब करेक्ट करना है। तो इस साल का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, ये है, इसमें से हम 2400 क्या करेंगे, लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। समझ रहे हो बच्चों, फिर रिपीट कर रहा हूं, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था, इस ओवर वैल्यूएशन की वजह से हमारा नेट प्रॉफिट अननेसेसरीली बढ़ गया होगा, तो उसको कम कर दो, नो प्रॉब्लम। तो आपने इस साल के नेट प्रॉफिट में से 2400 वापस क्या कर देने, डिडक्ट। ठीक हो गया, ये रह गया 2200, दिस इज 22,400, यस 25,800 और 29,420। बच्चों आपने एक बात को और ध्यान रखना है, जहां पे कुछ बच्चे गलती कर सकते हैं, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल के लिए क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 1 ईयर इज द ओपनिंग स्टॉक फॉर नेक्स्ट ईयर। अब देखिए बच्चों, अगले साल 2013-14 में हमने फिर क्या बनाया होगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और आपको ध्यान होगा, इफ यू रिमेंबर, ओपनिंग स्टॉक हम ट्रेडिंग अकाउंट में कहां दिखाते हैं, डेबिट में दिखाते हैं। मतलब इस एरर का इफेक्ट अगले साल भी पड़ा होगा, क्योंकि यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल क्या बन गया, ओपनिंग स्टॉक। अब देखिए ये ओवर वैल्यूड है, और कितना ओवर वैल्यूड है, 2400। आगे जाके हमारा यहां पे नेट प्रॉफिट आता है। अब देखिए बच्चों, इस नेट प्रॉफिट पर इस एरर की वजह से क्या इफेक्ट पड़ा होगा। अगर आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में 2400 एक्सेस दिखाते हो, डेबिट साइड ज्यादा दिखा रहे हो, तो नेट प्रॉफिट हमारा बढ़ गया होगा, कम हो गया होगा। सोचिए,
इस एरर की वजह से हमारा नेट प्रॉफिट कम हो गया होगा बाय मिस्टेक, तो आपने क्या करना है, इस साल के नेट प्रॉफिट में 2400 ये वापिस ऐड करनी है। ऐड क्या लिखेंगे, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, इसको ऐड कर देते हैं। ये लीजिए, सेकंड पॉइंट इज ओवर। क्लियर है बच्चों? 2 ईयर्स पर इफेक्ट पड़ेगा, 2012-13 पर भी और 2013-14 पर भी। तो बच्चों फर्स्ट पॉइंट में एरर थी, हमने रेक्टिफाई कर दिया। सेकंड पॉइंट में एरर थी, हमने रेक्टिफाई कर दिया। अब थर्ड पॉइंट देखिए क्या लिखा है। थर्ड पॉइंट में लिखा है, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ ₹4800 should be made for the purpose of goodwill valuation। फिर रिपीट कर रहा हूं, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ ₹4800 should be made for the purpose of goodwill valuation। ये कह रहे हैं कि गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए आपने एक और एक्सपेंस कंसीडर करना है रिगार्डिंग मैनेजमेंट कॉस्ट। इसका मतलब ये निकलता है कि जो पार्टनर्स हैं वो खुद ही मैनेज कर रहे थे। अगर आज हम अपना बिजनेस सेल कर देते हैं तो जो बायर होगा, जैसे मैं कल आपको बता रहा था, जो मैनेजमेंट हम संभाल रहे थे वो मैनेजमेंट संभालने के लिए अगर हम कोई मैनेजर हायर करते हैं तो उसका एक्सपेंस कितना बनता है, 4800। और क्लियर लिखा है कि आपने इस एक्सपेंस को कंसीडर करना है। तो अगर इस एक्सपेंस को हम कंसीडर करें तो इससे नेट प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा, नेट प्रॉफिट तो कम हो जाएगा। हर साल कंसीडर कर ले अलग अलग। 2 तरीके हैं बच्चों, या तो आप हर साल के प्रॉफिट में से इसको डिडक्ट कर दीजिए, या दूसरा तरीका ये है कि जो आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा उसमें से डिडक्ट कर दीजिए एक ही बार। बात एक ही है, मैथमेटिकल। तो इस एक्सपेंस को मैं क्या कर रहा हूं, लेस। क्या लिखेंगे, मैनेजमेंट कॉस्ट। समझ रहे हो बच्चों? इंडिविजुअली हर साल लेस कर सकते हो, या हर साल लेस करने की बजाय आप एवरेज प्रॉफिट निकालिए, उसमें से 4800 लेस कर दीजिए, एक ही बात है, आंसर वही आएगा। लेस क्यों कर रहे हो, समझ रहे हो? क्लियर लिखा है क्वेश्चन में। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि एवरेज प्रॉफिट निकालने का पर्पस क्या है, टू एस्टिमेट द फ्यूचर प्रॉफिट। ठीक है, तो जो मैनेजमेंट हम संभाल रहे हैं उसकी कॉस्ट बनती है 4800, तो इसको भी हमने कंसीडर करना है। अब देखिए फाइनली कितना रह गया, अगर इसमें से लेस करें तो ये हो गया 15,400, इसको लेस करिए हो गया 17,600, इधर देखिए 23,400, और यहां पे रह गया 24,620। These are एडजस्टेड प्रॉफिट्स। एडजस्टेड प्रॉफिट्स, हमने अपने प्रॉफिट्स को एडजस्ट कर लिया। फर्स्ट पॉइंट में एरर थी, हमने रेक्टिफाई कर दिया। सेकंड पॉइंट में एरर थी, हमने रेक्टिफाई कर दिया। और थर्ड पॉइंट में लिखा है कि इस एक्सपेंस को भी आपने कंसीडर करना है फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो हमने इस एक्सपेंस को कंसीडर कर लिया, क्योंकि अगर आज हम अपना बिजनेस सेल करते हैं तो फ्यूचर में जो बायर होएगा उस बायर को ये एक्सपेंस बियर करना पड़ेगा। तो दीज आर एडजस्टेड प्रॉफिट्स। ठीक है बच्चों, तो पहले आपने प्रॉफिट्स को करेक्ट करना है, जो जो एरर्स थी सबको ठीक करना है। नाउ वी विल कैलकुलेट एवरेज, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। क्वेश्चन में क्लियर लिखा है वेटेड एवरेज, तो हम वेटेड एवरेज निकालेंगे। बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए बच्चों, अब आगे कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट्स हमने कैलकुलेट कर लिए, 15,400, 17,600, 23,400 एंड 24,620। वेट्स क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है फॉर दिस ईयर 1, नेक्स्ट ईयर 2, नेक्स्ट ईयर 3 एंड नेक्स्ट ईयर 4। बच्चों मैंने आपको कहा था
कि हाईएस्ट वेट इज गिवन टू द प्रॉफिट ऑफ द मोस्ट रिसेंट ईयर बिकॉज इट इज द मोस्ट लाइकली प्रॉफिट इन फ्यूचर। सबसे ज्यादा फ्यूचर को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो दिस ईयर, ये ईयर रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी वेटेज सबसे ज्यादा होगी। और वैसे भी ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, सिंपली ये प्रोडक्ट करना है, आप कर सकते हो प्रोडक्ट 15,400, 35,200, 70,200 एंड 98,480। प्रॉफिट्स की वेट से मल्टीप्लाई करनी है, टोटल हो गया 219,280। 10 वेटेड एवरेज प्रॉफिट टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू, तो ये कितना हो गया 21,928, राइट। बच्चों अभी क्वेश्चन रहता है, अभी तो हमने गुडविल की वैल्यू निकालनी है, ये तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है। वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, फॉर्मूला आपने लिखना है। और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था 3, अगर मल्टीप्लाई करें तो दैट कम्स टू ₹65,784, ये आप कर सकते हो। ये लीजिए बच्चों, ये है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है बच्चों। तो गुडविल का वैल्यूएशन करने के टोटल 3 मेथड्स हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड इज ओवर, ठीक है। आज फर्स्ट में है, सेकंड और थर्ड में को ऑफ रहेगा। सेकंड और थर्ड में को मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं करूंगा। अब इससे अगला लेक्चर होएगा फोर्थ में यानी कि बच्चों मंडे को। 2 दिन मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए रखे हैं बच्चों। अकाउंटेंसी सीखने का एक ही मूल मंत्र है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिए, डू न्यूमेरिकल प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, प्रैक्टिस कीजिए। और अकाउंटेंसी सीखने का और कोई तरीका नहीं है। तो बच्चों 2 दिन को ऑफ रहेगा। अब 4 मई को यानी कि मंडे को हम नेक्स्ट मेथड स्टार्ट करेंगे, दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। थैंक यू वेरी मच।